Good morning students. Today I will start obesity. Obesity क्या है, यानी वही चैप्टर तुम्हारा चल रहा है, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, लेसन फर्स्ट है। और लेसन फर्स्ट ये एक पॉइंट है ओबेसिटी। इसका वो अवश्य ही पूछ लेते हैं। और इसमें पूछने में क्या है, मतलब इसमें BMS से एक शब्द आता है। तो ये जो है ओबेसिटी क्या है, दैट कंडीशन व्हेन एक्सेसिव बॉडी फैट गेट्स, अतिरिक्त मात्रा में वसा जमा हो जाती है और इस सीमा तक जमा हो जाती है कि वे स्वास्थ्य पर जो है बुरा प्रभाव डालने लगता है। तो यह जो है वो हमारी अवस्था क्या कहलाती है, ओबेसिटी कहलाती है। और यह जो है संभावित आयु, यह संभावित आयु एज, संभावित आयु को घटा सकता है, घटा देता है। यानी जो हमारी मोटापा होता है वो अवस्था क्या होती है, ये हमारी जितनी भी एज है उसको ये कम कर देता है। तो ये मतलब देखो, एक इसमें शब्द आता है BMI। इसका पूरा नाम आना चाहिए, ये बॉडी मास इंडेक्स। कितनी फैट्स हमारे शरीर में जमा हो तो वो मतलब नुकसान नहीं पहुंचाती है या ओबेसिटी नहीं कहलाती है। तो ये जो है व्यक्ति के लेंथ और मास पर डिपेंड करती है, यानी उसके रेशियो को कहलाती है। तो BMI इज द रेशियो ऑफ ह्यूमन हाइट एंड वेट। किस किस का अनुपात होता है, मनुष्य का भार व लंबाई का अनुपात, भार व लंबाई का अनुपात जो है वो BMI कहलाता है। ये जो होती है ये कितनी होती है हमारी, ये 25 से 30 के बीच में होती है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो होती है 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक अगर हमारा इसका फैट का जमा होना हो जाता है तो मतलब इसके बीच में जो है मोटापा पूर्व स्थिति, और जब ये इससे ज़्यादा हो जाता है किससे, 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है तो वो अवस्था आ जाती है मोटापा की, यानी ओबेसिटी की अवस्था आ जाती है। अब हमने शुरू में लिखा था कि मोटापा वह स्थिति है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक जमा हो जाती है कि वे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है, और हमारी जो संभावित आयु होती है वो भी क्या हो जाती है, कम होने लगती है। अब ये वर्बली सुन लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, किताब में देखना। ये मतलब इसके कारण अगर ओबेसिटी हमारे अंदर है, यानी मोटापा हमारे अंदर है, तो बहुत सी डिसीज हो जाती हैं, जैसे हार्ट डिजीजेज। ऐसे डिजीज जो हो जाती हैं वो कौन कौन सी हो जाती है, हार्ट डिजीज, ये हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। और हृदय संबंधी रोग के अलावा जो है
वो क्या होता है, डायबिटीज भी हो जाती है। डायबिटीज है, इसके संग क्या है, डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग। मधुमेह रोग में क्या होता है, हृदय संबंधी रोग। मधुमेह रोग में क्या होता है, हृदय संबंधी रोग जो होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर यानी उच्च रुधिर दाब और निम्न रुधिर दाब, मेलेटी, स्लीप एपने, मेलेटीज, एक स्लीपिंग एपनिया, स्लीप एपनिया, ये रोग किसके कारण होते हैं, मोटापे के कारण होते हैं। और मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर, मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर, मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर। मैनी टाइप ऑफ कैंसर का मतलब क्या हुआ, जिह्वा पे कैंसर हो सकता है, लंग्स पे हो सकता है, ब्लड का कैंसर हो सकता है। ये अनेक प्रकार के कैंसर हो जाते हैं। वो किसके कारण हो जाते हैं, वो इसके कारण होते हैं मोटापा बढ़ने के कारण। यानी सीधी कंडीशन ये है, अगर मोटापा हो जाता है तो जैसे हृदय रोग हो जाते हैं, मधुमेह रोग हो जाता है, निद्राकालीन श्वास समस्या यानी स्लीप एपनिया, ये जो लिखा है वो है निद्राकालीन श्वास समस्या। कई प्रकार के रोग, एक ध्यान रखना, अस्थि संध्यार्थी, ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी क्या हो जाता है, ऑस्टियो, यहाँ लिख दे रहा हूँ OSTEO, ऑस्टियो आर्थराइटिस। अस्थि संध्यार्थी, अस्थि संध्यार्थी यानी जोड़ों का दर्द प्रारंभ हो जाता है, यानी जॉइंट पे जो पेन होता है वो इसी के कारण होता है। तो एक बार समझ लो, जैसे मैंने बताया था, मोटापा जो है बहुत से रोगों से जुड़ा हुआ होता है, जैसे हार्ट डिसीज यानी हृदय रोग है, डायबिटीज यानी मधुमेह है, निद्राकालीन श्वास समस्या है यानी स्लीप एपनिया, और कई प्रकार के कैंसर भी होते हैं लेकिन मोटापे के कारण हो सकते हैं। एक वो ध्यान रखना, अस्थि संध्यार्थी यानी आर्थियो ऑस्टोराइसिस, ये मतलब इसका मेन है। तो इसमें मतलब क्या होता है, मोटापा और शरीर का मतलब कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज टू इंक्रीज द ओबेसिटी। तो इसके मैं बता दे रहा हूँ, किताब में भी देखना, मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना, यानी मोटापा बढ़ेगा इसका मतलब फैट की मात्रा बढ़ेगी तो शरीर का वजन बढ़ेगा। नंबर 2, ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच में अनबैलेंस हो जाता है, यानी जितनी ऊर्जा का हमने भोजन किया उतनी ऊर्जा खर्च नहीं हो पाती है, उनके बीच में इसका मतलब है इम्बैलेंस यानी असंतुलन पैदा हो जाता है। अब तीसरा कारण, अगर अधिक चर्बी युक्त अगर हम भोजन करते हैं, यानी जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है वो भोजन करते हैं, जैसे जंक फूड है, कृत्रिम भोजन है यानी आर्टिफिशियल फूड है, इसको अगर व्यायाम हम कैसा करें, कम करें, एक्सरसाइज यानी कसरत वगैरह कम करें, स्थिर जीवन यापन यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब हमारा जो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का मतलब है जीवन यापन जो है
वो हमारा आरामदायक हो। शारीरिक क्रियाओं के इनके सही ढंग से अगर हम नहीं करते हैं तो भी शरीर पर जमा चर्बी हो जाती है। जब चर्बी जमा हो जाती है तो मोटापा बढ़ जाता है, और इसकी सीमा मैंने बताई थी 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से लेकर के 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। अगर हमारे फैट्स जो होती है उसकी मात्रा 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाती है तो मोटापा बढ़ जाता है। अब एक मैं दूसरे बात करूंगा ब्लड प्रेशर की। किसकी? ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब। ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर क्या है ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं, यानी कि रक्तदाब। इसकी मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, उसको देख लेना है। प्रेशर ऑफ एक्सल्टेड exerted on the walls of arteries, on the walls of वाल मानी दीवार, walls of vessels, vessels वो होती हैं जो छोटी छोटी नलिका होती हैं, यानी जिन नलकाओं में हमारा ब्लड बहता है, जिन नलकाओं में हमारा ब्लड बहता है बहुत पतली पतली होती हैं और ये कहलाती हैं ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। तो ब्लड वेसल्स बाई ब्लड फ्लोइंग, बाई ब्लड फ्लोइंग, खून के बहने के दौरान, इन इट, ये इट शब्द किसके लिए आया है? वेसल्स के लिए। इन इट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी धमनियों में बहने वाले रक्त पे जब हमारा खून बहता है, यानी रक्त वाहिनियां वेसल्स में, रक्त वाहिनियों में बहने वाले रक्त द्वारा, रक्त वाहिनियों में बहने वाले रक्त द्वारा, यानी इन वेसल्स में, इन वाहिनियों में क्या बहता रहता है? ब्लड फ्लो होता रहता है, यानी रक्त बहता रहता है। तो वो मतलब क्या कहलाता है? द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर, वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब, डाला गया दाब रुधिरदाब या रक्तदाब कहलाता है, रुधिरदाब कहलाता है। यानी हमारे शरीर की बहुत पतली पतली हैं वेसल्स, यानी जिन्हें कहते हैं रक्तवाहिनी, और उन रक्तवाहिनियों में क्या बहता है? ब्लड बहता है। और ब्लड बहने के कारण क्या होता है? वो उनकी दीवारों पर दबाव डालती हैं, उसी को रक्तदाब या रक्तचाप, दूसरा नाम भी समझ लेना। अगर रक्तचाप के नाम से भी पूछता है तुमसे, यानी ब्लड प्रेशर, इसको रक्तचाप
रक्तचाप। रक्तचाप की डेफिनेशन पूछे, यानी हमारी जो वेसल्स हैं, रक्तवाहिनियाँ हैं, उनके द्वारा रक्त बहता है भी हमारे शरीर में, और वो जो है बहते समय क्या है, प्रेशर यानी दबाव डालती हैं उनकी दीवारों पर। किन की दीवारों पर? रक्त वाहिनियों की दीवारों पर दबाव डालती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। अब ये जो धमनियाँ यानी आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज भी एक प्रकार की नलिका हैं, पर इनका काम क्या है? हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों या अंगों तक ले जाती हैं। यानी ये आर्टरी जो होती हैं, धमनी जो होती हैं, वो क्या काम करती हैं? मतलब रुधिर को जो है शरीर के सभी ऊतकों यानी कोशिकाओं तक, वही ऊतक में क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं, तो शरीर की सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाने का काम करती हैं। अब इसको हम दो प्रकार से नापते हैं, एक कहलाता है सिस्टोलिक और एक कहता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और दूसरा कहलाता है डायस्टोलिक। अब इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में अंतर क्या है? मतलब जैसे मतलब इसके मेजरमेंट जो होता है 120 to 80 होता है, 120 to 80 होता है मेजरमेंट इसका, 120 to 80 mm। इसमें भी mm है, उसमें भी mm है, और ये जो होता है वो 60 से 80 तक होता है, 60 to 80 mm मिलीमीटर। ये पारा भरा हुआ होता है। जिस उपकरण से नापते हैं उसे स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं, ये नाम ध्यान में रखना। यानी ये जो सिस्टोलिक जो है वो 120, ये मतलब बताया था बीपी में परसेंट जो होता है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है। जब डॉक्टर बीपी नापता है, हमारा ब्लड प्रेशर नापता है, तो उसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में नापता है। और ये जो है फेयर मान जो होता है 120 to 80 होता है। लेकिन सिस्टोलिक में क्या होता है, जिस समय हार्ट हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ता है तो 120 होता है, और डायस्टोलिक में कितना होता है? 80 होता है। उसमें रिलैक्सेस पोजीशन में होता है, यानी हमारी मसल्स जो है लूज हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं। तो सिस्टोलिक बीपी एक नॉर्मल पर्सन में जो होता है, सिस्टोलिक का मान जो होता है 90 to 120 mm। ये सिंपल पर्सन का बताया था मैंने। एक नॉर्मल पर्सन है, सामान्य व्यक्ति है, उस समय इसका मान सिस्टोलिक का जो होता है 90 to 120 mm होता है मरकरी लेवल पर, और डायस्टोलिक जो होता है वो 60 to 80 होता है। यानी एक ऊपर का दाब होता है और एक नीचे का दाब होता है। तो मतलब क्या है, किसी भी नॉर्मल पर्सन को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। जैसे 120 to 80 लिखा है ऊपर, तो वहाँ इसका मतलब है जो ऊपर के नंबर्स हैं वो धमनियों के प्रेशर को दर्शाता है। इसमें हृदय की क्या है, मांसपेशियाँ मसल्स जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और धमनियों में रक्त को पंप करती हैं, यानी हृदय से जो होता है रक्त पंप होता है। और डायस्टोलिक में अर्थात नीचे वाली संख्या जो होती है, नीचे वाली संख्या का मतलब 120, नीचे वाली संख्या जो है वो धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब कॉन्ट्रैक्ट के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल यानी कमज़ोर हो जाती हैं। तो एक अगर नॉर्मल पर्सन की बात करें हम, तो उसका सिस्टोलिक रक्तचाप जो होता है पारे के 90 to 120 मिलीमीटर के बीच होता है, और डायस्टोलिक जो होता है वो 60 to 80 के बीच में होता है, इनके बीच में होता है। और इसके ध्यान रखना, इस उपकरण का नाम जरूर ध्यान रखना, व्हाट इज द इक्विपमेंट टू मेजर द ब्लड प्रेशर, व्हाट इज द इक्विपमेंट।
स्फाइग्नोमैनोमीटर, ये उस उपकरण का नाम है, स्फाइग्नोमैनोमीटर। ये उस उपकरण का नाम है जिसके द्वारा एक सामान्य व्यक्ति का रुधिरदाब या रक्तचाप नापा जाता है। तो ये ध्यान रखना, स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। अच्छा, अगर कोई ये पूछ ले कि सबसे पहले जो है रक्तचाप किसने नापा, तो एक नाम आता है स्टीफन हेल्स। इन्होंने जो है 1983, स्टीफन हेल्स, क्या नाम आता है? स्टीफन हेल्स। इन्होंने रुधिरचाप, हेल्स, तो इन्होंने सबसे पहले जो रुधिरचाप नापा था वो किस में नापा था? घोड़ों में नापा था। अगर ये क्वेश्चन तुमसे पूछ लिए कि मतलब इन्होंने जो है 1733 में ये कार्य किया था, 1733 सन 1733, यानी इसमें उन्होंने जो है सबसे पहले रक्तचाप का मेजरमेंट जो किया था वो किस में किया था? घोड़ों में किया था। और 1983 में कापलन उसने इस रक्तचाप को डिफाइंड किया था, परिभाषित किया था। कब किया था? 1983 में कापलन, ये एक जूलॉजिस्ट का नाम है, डॉक्टर कापलन ने रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को परिभाषित किया। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर बने। एक तो अगर ये पूछ ले कि ब्लड प्रेशर का नाप या डायस्टोलिक का मान पूछ ले या सिस्टोलिक का पूछ ले, तो वो मतलब उसका नाप क्या है, एक सामान्य व्यक्ति का रुधिरदाब कितना होता है, तो तुम्हें दो जगह लिख के आना पड़ेगा, सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक और सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक। दूसरा क्वेश्चन बना कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का मेजर यानी मापन करने वाले उपकरण का नाम क्या है, तो इसका नाम ध्यान रखना, क्या रखोगे? स्फाइग्नोमैनोमीटर। अच्छा, सबसे पहले रक्तचाप को किसने और किसमें नापा यानी मेजर किया, तो 1733 में स्टीफन हेल्स ने जो है वो रक्तचाप का मापन जो किया था वो घोड़ों में किया था। और 1983 में कापलन नाम के वैज्ञानिक ने जो है वो रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर की परिभाषा को परिभाषित किया था। अगर हमें लो ब्लड प्रेशर है तो उसका मतलब क्या होगा? बेदाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त के प्रवाह के लक्षण के संकेत दिखाई देते हैं। निम्न रक्तचाप का मतलब हो गया लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हुआ? डोंट रीच ब्लड, हार्ट, किडनी एंड ब्रेन परमानेंटली डैमेज, उसका कारण बनता है। मतलब लो ब्लड प्रेशर होता है तो हमारे मस्तिष्क को, हमारी किडनी जिससे हम मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, हार्ट जिससे रुधिर का द्वारा शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचाया जाता है, वहां तक रक्त नहीं पहुंच पाता है। और इसका कारण ये होता है कि परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, यानी ये भाग जो हो जाते हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। अब एक मैं बता रहा हूँ लो ब्लड प्रेशर के बारे में। लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि मतलब जिसमें धमनियों यानी आर्टरीज और वेन्स में रक्त का प्रवाह यानी जो रक्त फ्लोइंग हो रहा है उसका प्रवाह कम होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यानी उसमें धमनियों में या सिराओं में जो रक्त का प्रवाह होगा वो कम हो जाएगा और उसके लक्षण साफ आ जाएंगे। और जब रक्त का प्रवाह काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम हो जाता है, तो अभी बताया था तुम्हें मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण
हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन तथा जो भोजन है हमारा पचा हुआ, क्यों पचा हुआ भोजन किसके अंदर बहता है? ब्लड के अंदर ही बहता है। तो इन भागों को हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे ये सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते हैं और परमानेंटली ये डैमेज यानी स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये तो लो ब्लड प्रेशर में। अगर तुमसे इसी प्रकार से हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पूछ ले कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई ब्लड ये था लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड यानी फ्लोइंग रेट डाउन हो जाती है, ब्लड फ्लोइंग रेट डाउन हो जाती है यानी कम हो जाती है और उसके सिम्टम्स व्यक्ति को फौरन नजर आते हैं। ऐसे ही हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो मतलब क्या होता है? धमनियों में अधिक दाब के कारण उत्पन्न होता है। जब प्रेशर हमारी धमनियों में जो ब्लड बह रहा है उसकी दीवारों पर दाब का मान अधिक यानी हाई हो जाए तो समझ लेना हम जो हैं या नॉर्मल व्यक्ति जो है हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। अब ये कारण क्या है, क्यों हो जाता है? एंजाइटी, एंग्री, ज्वेलर्स, भ्रम और कई बार जो है इनके कारण तो होता ही होता है, यानी चिंता, क्रोध, किसी से जलन करें, किसी बात का संदेह हो, डाउट, और उससे तो होगा ही होगा। और कई बार हम ऐसा भोजन कर लेते हैं जो अधिक मैदा से बने होते हैं, चीनी खाते हैं ज़्यादा या मसाले खाते हैं ज़्यादा, स्पाइस, ऑयल खाते हैं, घी, अचार, ये स्वीट्स, मीट, सिगरेट, चाय और शराब के सेवन से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। एक लेवरलेस का मतलब श्रमहीन, यानी जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है या एक्सरसाइज की लैक होती है, अभाव होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर का रोगी हो जाते हैं हम। तो इसका समय पर डायग्नोसिस यानी निदान होना जरूरी है। अब ऐसे मरीजों को हम खाने में क्या देंगे, ये बात मेन आती है। तो ऐसे मरीजों को यानी हाई ब्लड प्रेशर से सेफ्टी के लिए हमें कौन कौन से काम करने चाहिए या किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, ये सब बातें ध्यान में रखना है। तो उसको थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब ऐसे जो मरीज हैं, ऐसे मरीज का मतलब जो हाई ब्लड प्रेशर से, अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो उन्हें जो है पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। ये मैंने विटामिन की सारणी में बताया, खनिज और मिनरल की सारणी में बताया था। टेबल नंबर 1.2 है पहले पाठ में इसी में। तो जिस भोजन में पोटेशियम तत्व यानी कलियम पोटेशियम मिला होता है उससे युक्त भोजन करना चाहिए। और पोटेशियम लगभग हर प्रकार के भोजन में शामिल होती है। जैसे मान लो पोटेशियम युक्त भोजन करने का मतलब क्या हुआ, ताजे फल खाना चाहिए। और डिब्बे में बंद पैक सामग्री जो आती है उसका अवॉइड कर देना चाहिए, यानी बंद कर देना चाहिए। अच्छा, भोजन में मतलब क्या है, कैल्शियम, यानी दूध में कैल्शियम की मात्रा है वो लेना चाहिए। मैग्नीशियम की मात्रा, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी बैलेंस मस्ट बी बिटवीन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये हमारे किस में होता है, दूध में। तो ये मात्रा कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। यानी दूध के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्वांटिटी होती है उसकी मात्रा में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। एक जो है जो रेशेदार सब्जी आती हैं, तो रेशेदार पदार्थ यानी फल में भी होते हैं रेशेदार, जैसे चीकू है उनको खाना चाहिए। तोरई है, लौकी है, ये रेशेदार सब्जी जो हैं वो हमारे पेट के लिए यानी के लिए भी उपयोगी हैं।
ये मांस है, वनस्पति घी है, इनकी मात्रा तो कम कर देनी चाहिए। मीट वगैरह जो खाते हैं उनको कम कर देनी चाहिए। ये कहलाती है सैचुरेटेड फैट्स। अब इसके साथ ही हमें मतलब जनरली इन दवाओं के अलावा भी अगर छोड़ दें तो हमें जो डेली एक्सरसाइज है वो नियमित व्यायाम करना चाहिए और तेज स्पीड में कम से कम आधा घंटे तक टहलना चाहिए, क्योंकि ये द एक्सरसाइज इज द बेस्ट फिनोमेना फॉर आवर बॉडी। यानी एक्सरसाइज जो है वो सर्वोत्तम व्यायाम है। इसके अलावा हम योग है, ध्यान है, प्राणायाम है, इन्हें डेली करना चाहिए। इनको ये आसन वगैरह आते हैं ना, उनको मतलब करना चाहिए। और बाबा रामदेव का योग फेमस है, इसमें वो मतलब काफ़ी फायदेमंद रहता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें सिगरेट वगैरह पीना, बीड़ी पीना, जर्दा खाना और ये शराब का नशा नहीं करना चाहिए, तो हम अपने जीवन को सुरक्षित बचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बारे में बताऊंगा, यानी नशीले पदार्थ के बारे में बताऊंगा। तो इनमें से क्वेश्चन अवश्य ही आता है बोर्ड में, जैसे गुटखा है, तंबाकू है, एल्कोहल यानी शराब है, इनके मतलब अफीम है और भी बहुत से हैं, उनको मतलब उनके बारे में मैं एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें 3 जो क्वेश्चन बने वो मतलब 3 क्वेश्चन बने वो मतलब जरूर तैयार कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आगे पढ़ करके जरूर आना।